या एक और आपका डिज़ाइन हो सकता है कि आपके क्वालिटेटिव आप टाइप ऑफ मेथड लोगे, लेकिन एक मेथड से आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि यू आर गोइंग टू हैव मोर देन वन, or you could have mixed method approach, या mixed method design आपका हो सकता है, and that involves what कि mixture of quantitative as well as qualitative, यानी कि आपके जो research जो आप method आप इस्तेमाल करोगे वो मिक्सचर होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का। मे बी आप एक मेथड इस्तेमाल करो जो कि क्वांटिटेटिव इन नेचर है, या दूसरा इस्तेमाल करो जो कि qualitative in nature, या mix and match of multiple methods from the quantitative and from the qualitative जो आपका approaches बनती हैं towards research। और फिर then comes our methods, ठीक है, which contains the actual method जो है experiment, survey, archival analysis, case study, ethnography, grounded theory, narrative inquiry, action research. So this is not an exhaustive list of all the methods. And yet again inside that layer is the time horizon, यानी कि and in simplest term we can say that कि एक दफ़ा डेटा लिया था, या फिर multiple times data लिया, या in term pertaining to the research that you are doing। experiment है तो उसमें भी आप कह सकते हो कि एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, या फिर मल्टीपल टाइम्स में किया, या सर्वे कंडक्ट किया तो एक दफ़ा किया या मल्टीपल टाइम्स में किया। और इट कुड बी सम अदर टाइम होराइजन कि आर्काइव एनालिसिस कर रहे हो तो आर्काइव एनालिसिस कब से कब तक का आपने इंफॉर्मेशन ली, या फिर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो तो आपने इंडस्ट्री में जाकर कितने हद कब तक आपकी जो पार्टनरशिप थी दैट लास्टेड for how long, or if you're doing case study तो case study में आपने जो केस को जाके स्टडी किया वो कितना साल था, 6 मंथ थे या 2 साल था। so it has time over here because it's important for research कि आप बताएं कि time की जो information है that has to be there, and time is very relevant to the research that you're doing। and then comes at the core is how you collect your data and how you analyze it। So this is how the research onion tells you okay, hierarchy of different elements या structure of different elements in research अभी तक हमने पढ़ी है वो क्या है। So at the outer layer of this onion are the philosophical assumptions जो कि हमें बताती हैं कि हमने कैसे अपनी research को approach करना है, what logic we have to use, either is deductive or inductive, and that फिर उसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आवर रिसर्च को जो आंसर करने का जो डिज़ाइन है वो किस किस्म का होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन हम आइडेंटिफाई करते हैं या चूज़ करते हैं अपने डिफरेंट मेथड्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू आंसर आवर रिसर्च क्वेश्चन। और एंड ऑफ कोर्स टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल कि हम कैसे रिसर्च कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड में रिसर्च कर रहे हैं, फॉलोड बाय आवर डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। तो लेट्स हैव अ लुक कि हम इन इस हाउ फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो किस तरह काम करती हैं, या फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च हम कैसे ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो किस डोमेन से है, हाउ वी कैन एक्चुअली execute research onion or see it happening in any particular research. So let's take one of the example. Let's suppose you're trying to understand cyberbullying phenomena, और आप रिसर्च क्या है कि रिसर्च क्या करना चाह रहे हो कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो साइबरबुलिंग फिनोमेना के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। सो साइबरबुलिंग विक्टिमाइजेशन इन्फ्लुएंस होती है बिकॉज ऑफ साइबरबुलिंग। सो वन वे you can do this research is कि आपकी फिलोसफी क्या है या रिसर्च पैराडाइम कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज पॉजिटिविज्म। दैट मीन्स फॉर यू साइबरबुलिंग इज अ रियलिटी जो कि एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, राइट। सो दिस इज द assumptions that you're going to take if you are going to have a positivistic if you take a standpoint view of
positivism as a research paradigm. तो आपने वो ले ली philosophy एक दफ़ा establish कर ली. तो फिर second, how do you approach using this philosophy? How are you going to approach your research? So most probably you'll use deduction. Deduction कैसे कि आपके पास पहले से deduction means कि you have to have hypothesis for it. यानी कि तो आपके पास पहले से ही exist करता था literature or theory exists that talked about socio-economic relevant literature था. उसको देख के आपने final जो है ना अपने hypothesis बना लिए so that you can go and test them and find out कि वाकई में cyberbullying को influence करती है socio-economic status या नहीं, right? And then once you know कि आपने deduction के through इस research को undertake करना है, तो then you design this research. Over here you say that कि I'm going to design my research along the line of कि I'll use one method जो कि quantitative in nature होगा. And that quantitative जो method है, that is going to be survey. So you designed a survey जिसके अंदर आपने cyberbullying phenomena से relevant सवालात पूछे हों और socio-economic status से relevant सवालात पूछे हों, और वो आपने एक survey कब conduct किया? One point in time. एक दफ़ा आगे one snapshot in time है और आपने वो survey conduct कर लिया. And then you did the data collection and data analysis, and finally you were based on the results of this analysis, you were able to answer the research problem, the research question that जो आप pursue कर रहे थे to understand cyberbullying phenomena and the influence of socio-economic status on it. So this is how one of the research can be. You can see one of the research using philosophical assumptions and the approach that they're going to take, the design that they're going to employ, method जो इस्तेमाल करेंगे, and the rest of the story के how they come across the result and how they're going to understand a particular the phenomena that they're researching. All right, I'll give you another example by mixing and matching these layers. तो एक और example इसी तरह हो सकती है कि where again the researcher is trying to understand the influence of socio-economic status on cyberbullying victimization. तो the assumption जो उसने ली वो वही वाली थी कि positivism, he believes कि एक ही reality exist करती है and that is objective in nature, और उसने जो है ना how you can know it, epistemology जो उसकी position थी या जो सवाल का जवाब था epistemological question का, वो जवाब ये था कि the way we can know it is by observing it, because one reality exists करती है and that is objective one. तो उसने the approach जो इस्तेमाल की, that is a quantitative and deductive approach, which is again means कि उसने literature पढ़ा पूरा, अपना socio-economic status से relevant and cyberbullying से relevant, and he formed some kind of hypothesis, और उनको test करने के लिए, उन hypothesis को test करने के लिए over here जो design that he chose वो ये था कि I'm going to answer my research question using multi-method quantitative. Right? उसने कहा मैं एक method इस्तेमाल नहीं करूँगा बल्कि I'll use multiple methods. So using multiple methods, he used experiments. That researcher used experiment, or he used survey. Sorry, he used experiment and he used survey. तो दोनों एक दफा उसने survey conduct किया. He asked questions about cyberbullying. He asked question about socio-economic status, और based on that उसने कुछ result ले लिए. लेकिन साथ में again he conducted an experiment जहाँ पर उसने socio-economic status को जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे करके देखा और उसका influence देख लिया कि cyberbullying के ऊपर क्या होता है in a controlled environment. So the design was he was going to answer his questions, he was going to conduct his research using multiple methods जो को quantitative in nature, and then वो उसने एक ही दफा survey conduct किया, one snapshot in time, और experiment भी उसने एक particular time period के अंदर किया with certain
सब्जेक्ट्स जो उसने इस्तेमाल किए उसके अंदर, एंड फॉलोड बाय डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। और डेटा कलेक्शन, अब बिकॉज इट्स अ क्वांटिटेटिव एंड मल्टी मेथड, तो जो डेटा कलेक्शन भी अलग हुई, और फिर जो उसका एनालाइज करना है, अगेन यू नीड टू फॉर्म, you need to have a particular way of analyzing that data, कि एक डेटा आपका is coming from the survey and another data is coming from experiment, और आप उसको कैसे उन दोनों types of not types of data, वो जो data from different method से आपके पास आया, उनको आप कैसे इंटरलिंक करोगे, एंड आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन या अप्रोच योर रिसर्च प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द सोल्यूशन, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी. Yet another example could be from a critical paradigm. Critical paradigm is about what? कि आप from power, critical paradigm, उसके assumptions क्या है, ontology क्या है, कि reality exist करती है, लेकिन it is formed due to social biases, या कि power imbalance की वजह से reality होती है, right? और जो इसकी how we can know it, epistemology क्या है, we can know it from the standpoint या किसी वैल्यू के परस्पेक्टिव से उसको नो कर सकते हैं, या फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट, या फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज इन पावर, द स्टैंड पॉइंट ऑफ द पर्सन हु, और अ फिनोमेना जो कि जिसकी हेजेमनी है, या जो कि पावर में है, या जिसके पास पावर नहीं है, उसके स्टैंड पॉइंट से जो है ना, वी कैन अंडरस्टैंड इट, वी कैन नो अ फिनोमेना, वी कैन नो थिंग्स अबाउट अ फिनोमेना. तो so let's take an example to understand कि as a researcher, आपका मकसद ये है कि एक साइबर सिक्योरिटी बिहेवियर रिसर्च को आप देख सकें कि उसके अंदर power imbalances in terms of the research method that they use, वो कैसे हैं, या कौन सा ज़्यादा वो कौन सा मेथड है, या वो कौन सी assumptions हैं जिनकी hegemony exist करती है. So you're going to, the research is about the analyzing cyber security behavior research का literature जो है, कि what assumptions या researchers जो कि किसी particular school of thought, जिस particular paradigm को belong करते हैं, या उनके proponents हैं, वो कौन से वाले हैं, who are in power, and why is that so. So this research, the researcher wants कि वो जो है ना critical assumptions के base के ऊपर he or she carries it out. So the approach that he decides he's going to take is an inductive approach. Okay, he has to go and see what are the pieces of information in the literature available, or what वो देखेगा उन pieces of information को and form a pattern, उस form pattern की base के ऊपर he'll arrive at a conclusion. In a way he can criticize and understand what are the problems, or why is that so, कि कोई एक particular जो school of thought है वो in power, and most of the researchers most of the research जो होती है that is around that particular school of thought. So the here जो design of this researcher, he decides that only one method is sufficient to answer this research question here, to solve this problem. That is mono method जो कि qualitative in nature. So qualitative in nature, so based on qualitative in nature, the method that the researcher chooses is systematic literature review. तो यहाँ पर मैंने इसी वजह से I did not write it down, because as far as systematic literature reviews are concerned, उसके ऊपर debate है. Most of the people, most of the scientists don't consider literature reviews to be a method, although some of them they do. So that is why I did not add it, because I've taken this research onion from this research, जिसका यहाँ पे as it is मैंने उठाया इसका figure. So that is why I chose a box where I myself think, personally I think that systematic literature review is a method, लेकिन just to go with what people say, यानी majority of the people say, मैंने उसको as such highlight नहीं किया यहाँ पर, या लिखा नहीं है. So the mono method, the qualitative method that he used to understand this phenomena was
लिटरेचर रिव्यू. तो लिटरेचर रिव्यू उसने टाइम पीरियड दे दिया, कब से कब तक की स्टडीज उसने अपने इस लिटरेचर रिव्यू में ऐड किया है. ही कलेक्टेड दैट डेटा एंड ही एनालाइज्ड द डेटा in terms of qualitatively, and he was able to critically criticize and understand why that power imbalance is. या one of the results could be कि जो positivistic हैं philosophy वो dominate करती है cyber security behavior research को, और as a result क्या है जो subjectivity that happens or that comes and that is part of cyber security behavior research, वो एक ऐसा एरिया है जो कि ज़्यादा study नहीं किया गया. And maybe he could give reasons for it, or जो उसने research किए हैं कि majority of the avenues available वहाँ पर जो उनके editors हैं या फिर the reviewers वो ज़्यादातर they are proponents of positivism. And then the answer to this, the outcome of this research could be criticizing their practices or criticizing कि जो positivism है what it lacks, and the other paradigms जो है ना उनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो cyber security behavior research में मौजूद नहीं है, और जो ये वाली assumptions हैं उनकी assumption की बेस के ऊपर आपने इस phenomena को study ही नहीं किया. Let's take yet another example, which is maybe a person is trying to understand how culture affects the software team's dynamics. और फिर जो उसने position ली in terms of research paradigm, that was interpretive paradigm research. उसकी assumption ये थी कि reality exist करती है लेकिन वो subjective reality है. My reality is going to be different from your reality. और the epistemology जो उसने जो belief लिया या फिर जो the research question, that is how we know it, कि उसने without being part of the research उसने उसको जो है ना qualitatively उसने उसको देखना है, by observing it and by not becoming a part of that. तो वो उसने interpretivistic जो paradigm है उसको उसकी assumptions को उसने undertake कर लिया, and then the way he approaches his research or the logic that he takes, that researcher takes, is that going to be inductive research. Okay, there isn't any theory available. He's not going to look into the theory, even if there is. Rather, he's going to start with the pieces of information that exist, or on pieces of information को he's going to see the patterns जो के form होते हैं to understand the subjectivity. So, using induction, the research method that, the research design that the researcher chose was that it's going to be a mono method. एक ही research method को इस्तेमाल करते हुए he can approach this problem. And the one qualitative method that he chose is going to be is case study. यानी कि उसने बाकायदा किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस में गया, he chose a case, वहाँ जाके उसने स्टडी किया कि किस तरह कल्चर अफेक्ट करता है टीम डायनामिक्स को, एंड अकॉर्डिंगली उसकी केस स्टडी, व्हाट इज द टाइम पीरियड, इट लास्टेड फॉर अ ईयर. यानी कि उसने जाकर उस सॉफ्टवेयर हाउस में ही जस्ट ऑब्जर्व, he did not intervene, he just observed and he took field notes, qualitatively he took field notes, और उन field notes की base के ऊपर he came across a pattern that could actually tell us कि जो culture है वो कैसे जो है ना सॉफ्टवेयर की जो टीम है उसको कैसे affect करता है. And yet another example could be the same, वही example मैं लेती हूँ, which is how culture affects the software team's dynamics, और उसका जो philosophical assumptions थी that belong to, that were from the interpretivistic research paradigm, and the approach that he chose, the logical approach that he chose in order to do the research, वो उसने inductive approach को follow किया. But now the researcher is
understanding the research from a design that involves multiple methods. Because ये research is I'm going to approach this research from multiple perspective. I'm not going to design in a way जिसमें एक ही method के through मैं अपना डायरा लूँ या एक method के through मुझे answers मिले, बल्कि I'm going to look at multiple methods जो कि ना सिर्फ qualitative मुझे quality of information या context information दें, बल्कि I'm able to quantify some of it. तो मुझे qualitative data और मुझे qualitative answers भी मिले, मुझे quantitative answers भी मिले, या in other words to put it more precisely मुझे quantification भी मिले और मुझे quality context भी मिले, and based on both of that I'm able to find out how the culture affects the software teams के जो dynamics है उसको कैसे affect करता है. तो he went for the design उसने किया, that is a mixed method. Mixed method means कि आप उसने survey भी किया, which is a quantitative way of doing research, और उसने case study भी की, which is qualitative in nature, और फिर उसने ethnography भी की. So here he says that maybe he went into a software, और वही जो पुरानी पिछले example में आपको मैंने example 4 में जो मैंने आपको identify किया था, he actually took a case, a software house as a case बनाया, उसमें जाके उसने सिर्फ observe किया, तो उसने case study भी conduct की, he had the results of it, लेकिन साथ साथ में उसने ethnography भी conduct की. That means he actually point of view of the software जो team के जो members थे उनका point of view in their context understand किया. तो case study is when he observed his own interpretation, लेकिन ethnography यानी कि उसने जो software जो team members थे उनका point of view जो है ना, यानी कि study of ethnography, study of human, तो उनको उसको भी उसने study किया. So he got qualitative information from both of these methods, and then he also did survey, यानी कि whatever he identified over here उसने जाके उस survey उसकी base के ऊपर अपने questionnaires develop किए और उसने survey किया, and he got the quantification of that phenomena जो उसने यहाँ पे study किया था. So hence by using, and of course again you can know कि case studies ने 6 महीने की ethnography again 1 साल की और जो survey है जो उसने वो cross sectional in nature किया. So having results from all these 3 methods उसको ज़्यादा precise और ज़्यादा rich results मिल गए, and as a result of those results that are coming from these different mixed methods, he is able to analyze that data in multiple way, in multiple perspective. He can bring multiple perspective to it, and hence he can answer his research question, or he can provide a solution to the problem जो उसने identify की in terms of understanding कि culture कैसे affect करता है, quantification भी दी, culture कैसे affect करता है, maybe उससे relevant contextual details भी दी, and for when it comes to team dynamics in software teams.